अब सेक्शन 14 की बात करते हैं, अपराधों का संज्ञेय होना। तो जो इस तरह के अपराध हैं, जो ट्रैफिकिंग से संबंधित अपराध हैं, इस सारे के सारे अपराध जो हैं ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल, ये सारे के सारे अपराध संज्ञेय अपराध होंगे। इनको संज्ञेय अपराध में क्यों रखा गया है? क्योंकि संगीन किस्म के अपराध हैं और गंभीर किस्म के अपराध हैं। हम जानते हैं कि संज्ञेय किस्म के अपराध की या संज्ञेय मामलों की परिभाषा हमको CRPC में दी हुई है। संज्ञेय मामले वो मामले होते हैं जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 2 वर्ष से अधिक के कारावास का दंड दिया जा सकता है। और दूसरा, जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंटी के गिरफ्तार कर सकता है। अब इसमें बिना वारंटी के गिरफ्तार नहीं करेगा तो पकड़ेगा कैसे? पकड़ कैसे पाएंगे वो भाई कहाँ क्या हो रहा है? उनको सूचना मिली, वहाँ जब तक वारंट लेने जाएंगे तब तक सारा का सारा साक्ष्य मिटा दिया जाएगा, वहाँ से व्यक्तियों को हटा दिया जाएगा, तो पकड़ ही नहीं पाएंगे अपराधियों को। तो इसलिए उन्होंने कहा क्या, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी यह कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध इस संहिता के अर्थ में संज्ञेय अपराध समझा जाएगा। परंतु यह कि उस संहिता में किसी बात के होते हुए भी नंबर 1, वारंटी के बिना गिरफ्तारी केवल विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा निर्देश या मार्गदर्शन अथवा उसके पूर्ण अनुमोदन के अधीन ही की जाएगी। मतलब जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर है उसके मार्गदर्शन में या उसके निर्देशों में ही बिना वारंटी की गिरफ्तारी की जाएगी, अन्यथा गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। वहीं 14 का में क्लॉज 2 है इसका, वो कह रहा है जब विशेष पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से यह अपेक्षा करता है कि वह उस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को उसकी अनुपस्थिति में वारंटी के बिना गिरफ्तार करे, तो वह उस अधीनस्थ अधिकारी को एक लिखित आदेश देगा जिसमें वह व्यक्ति जिसको गिरफ्तार कर लिया जाना है और वह अपराध जिसके लिए गिरफ्तारी की जा रही है विनिर्दिष्ट होगा और पश्चात कथित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पूर्व उसे आदेश के सार से अवगत कराएगा और ऐसे व्यक्ति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उसे आदेश दिखाएगा। मतलब वहीं क्लॉज 2 इसका कह रहा है 14 का, यदि विशेष पुलिस अधिकारी ने अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को निर्देशित कर दिया है कि उसको किसी को गिरफ्तार करना है बिना वारंटी के, तो उसकी बारे में उसको लिखित आदेश वो पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ को देगा, तब वो जाके वारंटी के बिना उसको गिरफ्तार कर सकता है। और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है उसको उसके सार के बारे में बताएगा और यदि वो चाहे तो उस आदेश को भी वो दिखाएगा और वो देख सकता है। वहीं 3 है, विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा विशेषता प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, उस दशा में जिसमें उसके पास विश्वास करने का कारण है कि विशेष पुलिस अधिकारी का आदेश अभिप्राप्त करने में लगने वाले विलंब के कारण इस बात की संभाव्यता है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित कोई मूल्यवान साक्ष्य नष्ट हो जाएगा या छिपा दिया जाएगा, या इस बात की संभाव्यता है कि वह व्यक्ति जिसने अपराध किया है जिसको द्वारा अपराध किए जाने का संदेह है भाग निकलेगा, अथवा ऐसे व्यक्ति का नाम या पता ज्ञात नहीं है या यह संदेह करने का कारण है कि मिथ्या नाम या पता दिया गया है, संप्रक्त व्यक्ति को ऐसे आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकेगा। किंतु ऐसे मामले में उस गिरफ्तारी और उन परिस्थितियों की जिनमें गिरफ्तारी की गई थी रिपोर्ट है शीघ्र विशेष पुलिस अधिकारी को देगा। मान लो विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा विशेषता प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी जो आदि किया गया वो उपनिरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर की पंक्ति से नीचे का नहीं है, और उस दशा में लगता है कि उसको यदि वो वारंट लेने जाएगा या वो विशेष पुलिस अधिकारी का आदेश लेने जाएगा तब तक वो व्यक्ति भाग निकलेगा या वो साक्ष्य छुपा दिया जाएगा या साक्ष्य नष्ट कर दिया जाएगा, और उसको लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो वो क्या करेगा, संप्रक्त व्यक्ति को ऐसे आदेश के बिना, जो व्यक्ति इसको पकड़ना है, जिस व्यक्ति पर उसको शक है कि ये गड़बड़ कर रहा है या ये लिप्त है इस मामले में, और तो वो उस संप्रक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा, और उस गिरफ्तारी उन परिस्थितियों में जिन्होंने गिरफ्तारी की गई है उसकी सूचना यथाशक्र और बहुत शीघ्रता से विशेष पुलिस अधिकारी मतलब स्पेशल पुलिस ऑफिसर को देगा। तो ये कंडीशनल है, ऐसा है क्योंकि आवश्यकता पड़ गई है, और आवश्यकता यदि उसको ऐसा नहीं किया गया तो अपराध के साक्ष्य मिटाए जाने की, व्यक्ति के भाग निकलने की पूरी संभावना है। अब वही सेक्शन 15 आ जाता है जो कहता है वारंट के बिना तलाशी। वारंट के बिना तलाशी कैसे होगी, मतलब वारंट भी नहीं है, वारंट के बिना तलाशी, तो उन्होंने कहा क्लॉज 1, सर्च विदाउट वारंट, बिना वारंट के गिरफ्तार के तलाशी के लिए वारंट लिया। हम जानते हैं सेक्शन 93 में जो CRPC का है, वारंटी के बिना गिरफ्तारी तलाशी ली जा सकती है। किन कंडीशन में लेते हैं, सेक्शन 93 कहता है उस कंडीशन में जब समन या वारंट के बाद भी व्यक्ति उन चीज़ों को छुपाएगा या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेगा या वो उपस्थित नहीं होगा, तब
सेकंड कंडीशन थी जबकि न्यायालय को ही नहीं पता कि वो व्यक्ति या वो वस्तु कहाँ है, तब या जिन मामलों में साधारण रूप से तलाशी या वारंटी की आवश्यकता है, तलाशी की आवश्यकता, उन मामलों में वो तलाशी लेता है। यहाँ पे भी वारंटी के बिना तलाशी, पता बड़ा वारंट लेने जाएंगे तब तक कि वो तलाशी नहीं की और साक्ष्य नष्ट कर दिया गया, साक्ष्य छुपा दिया गया, साक्ष्य लोपित कर दिया गया, व्यक्ति को भगा दिया गया, व्यक्ति भाग गया, तो उस कंडीशन में सब न्याय विफल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा तलाशी के बिना वारंटी के बिना तलाशी। क्लॉज 1, तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी जब कभी यथास्थिति विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए युक्त आधार हो किसी अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी परिसर में रहने वाले किसी व्यक्ति के संबंध में किया गया है या किया जा रहा है और कि उस परिसर की वारंट से तलाशी असम्यक विलंब के बिना नहीं की जा सकती, तो ऐसा अधिकारी अपने विश्वास के आधारों को अभिलिखित करने के पश्चात ऐसे परिसर में वारंटी के बिना प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा। उसको लग रहा है कि यदि विलंब किया तो वह बाद में कुछ नहीं मिलने वाला है, तो वो उसमें बिना वारंटी के तलाशी कर लेगा। वहीं क्लॉज 2 कह रहा है, बिफोर मेकिंग अ सर्च अंडर सबसेक्शन 1 द स्पेशल पुलिस ऑफिसर और द ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर एज द केस में बी शैल कॉल अपॉन 2 or more respectable inhabitants at least one of whom shall be a woman, मतलब 2 हैबिटेंट्स को बुला सकते हैं वहाँ आसपास के जो संभ्रांत नागरिक हैं उनमें से एक कम से कम महिला हो। For the locality in which the place to be searched is situate to attend and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them so to do। 2 या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों में से कम से कम एक स्त्री हो हाजिर होने और तलाशी को साक्षित करने के लिए वहाँ पर हाजिर हो जाएं, जिसमें से कम एक महिला हो, 2 लोगों में से कम एक महिला हो और वो साक्षी बन जाएं कि वो तलाशी हो रही है, तलाशी प्रॉपर हुई। और उनमें से किसी को वैसा करने के लिए लिखित आदेश दे सकता है, मतलब वो नहीं मान रहे हैं तो उनको लिखित आदेश वो दे सकता है। कौन दे सकता है? विशेष पुलिस अधिकारी या ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर। ऐसा प्रोविजो भी है, परंतु प्रतिष्ठित निवासियों की बाबत यह अपेक्षा कि वे उस परिक्षेत्र में हों जिसमें वह स्थान स्थित है जहाँ तलाशी ली जानी है। ऐसे किसी स्त्री की बाबत लागू नहीं होगा जिसमें हाजिर होने और तलाशी को साक्षित करने की अपेक्षा की गई है। वहाँ भी प्रोविजो भी दिया है, मान लो आसपास के क्षेत्र में वहाँ पर स्त्री नहीं है और यदि नहीं आने को तैयार है तो वहाँ उसको जबरदस्ती नहीं की जाएगी, लागू नहीं होगा। ये किस पे लागू होगा? प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से पुरुष है तो, बाकी होना चाहिए कम से कम एक महिला भी। वहीं क्लॉज 3, कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर होने और उसे साक्षित करने से उस दशा में जिसमें ऐसा करने के लिए उसे लिखित आदेश परिदत्त या निवेदित करके किया गया है युक्त हेतु के बिना इनकार करेगा, मतलब पुलिस अधिकारी ने आदेश दिया है, लिखित में आदेश दिया है और बिना किसी युक्त आधार के व्यक्ति वहाँ उपस्थित होने या साक्षी बनने के लिए मना करेगा, तो उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 187 के अधीन अपराधी माना जाएगा। क्यों? सेक्शन 187 ऑफ IPC में क्या है? उसमें लोक सेवक की सहायता करने का लोप जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, मतलब विधि ने आबद्ध किया है किसी लोक व्यक्ति को कि वो लोक सेवक की सहायता करे उसके लोक सेवा के काम को करने में, वहाँ व्यक्ति उसका लोप करता है या आदेश की अवहेलना करता है तो वो 187 के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा और उसे दंडित किया जाएगा। वहीं क्लॉज 4 है, उपधारा 1 के अधीन किसी परिसर में प्रवेश करने वाले यथास्थिति विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी को उसमें पाए गए सभी व्यक्तियों को वहां से हटने का हक होगा, मतलब वहाँ पे जो व्यक्ति हैं उनसे आदेशित कर देंगे दुर्व्यापार अधिकारी जो है ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर और या स्पेशल पुलिस ऑफिसर कि वहाँ जो भी व्यक्ति सब हट जाएं वहाँ से, ये आदेश दे सकते हैं। अपराध 4 के अधीन व्यक्ति को हटाने के पश्चात स्थिति विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यवहार पुलिस अधिकारी उसे तुरंत समुचित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा, मतलब वहाँ से व्यक्ति को हटाया या वहाँ से पकड़ा हुआ है तो उसको कहाँ सक्षम जो मजिस्ट्रेट है समुचित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। वहीं 5 का है, किसी ऐसे व्यक्ति की जो उपधारा 5 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, ऐसे व्यक्ति की आयु का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए या लैंगिक दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप किन्हीं शक्तियों का पता चलाने के लिए या लैंगिक रूप से संजात किन्हीं रोगों की विद्यमानता के लिए किसी राष्ट्रीय चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा की जाएगी, मतलब जिस व्यक्ति को उन्होंने हटाया है उसकी आयु उसके
उसके शरीर के सौष्ठव्य या उसका स्वास्थ्य या उसके लैंगिक दुरुपयोग का परीक्षण करने के लिए, या कोई रोग उसको हो रहे हैं तो उन रोग के बारे में किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय द्वारा परीक्षा की जा सकती है। ऐसा कराया जा सकता है। वहां ने एक्सप्लेनेशन लिखा है, इन दिस सब सेक्शन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैज द सेम मीनिंग एज इन द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। वहीं क्लॉज 6, यथास्थायी विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यवहार पुलिस अधिकारी और तलाशी में भाग लेने या हाजिर होने या साक्षित करने वाले अन्य व्यक्ति उस तलाशी में के संबंध में या उसके प्रयोजन के लिए विधिपूर्वक की गई किसी बात के लिए अपने खिलाफ कोई सिविल या दंडिक कार्रवाई के किए जाने के लिए भागी नहीं होंगे। मतलब जो पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हो, चाहे आपका स्पेशल पुलिस ऑफिसर हो, या जो व्यक्ति वहाँ उपस्थित हुए साक्षी के रूप में मदद करने के लिए, साक्षी उसके साक्षी होने के लिए, है ना, तो वो सब ने जो भी इन सब के माध्यम जो कार्रवाई की जाएगी उसके लिए उनके ऊपर कोई भी दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई अभियोजन नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि वो अब सद्भावनापूर्वक अपना कार्य या कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। वहीं 6 का है, इस धारा के अधीन तलाशी लेने वाले यथास्थायी विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी के साथ कम से कम 2 महिला पुलिस अधिकारी होंगे। जब इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो कम से कम 2 महिला पुलिस अधिकारी होना आवश्यक है। और जहाँ उपधारा 4 के अधीन हटाई गई किसी स्त्री या लड़की से पूछताछ करना अपेक्षित है, वहाँ मान लो कोई लड़की है या स्त्री है जिसको हटाया गया है, उससे पूछताछ करनी है, तो महिला पुलिस अधिकारी का होना आवश्यक है। यदि महिला पुलिस अधिकारी नहीं है तो क्या करेंगे, तो पूछताछ किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन की किसी महिला सदस्य की उपस्थिति में ही की जाएगी। मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ अ लेडी मेंबर ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। स्पष्टीकरण है, इस उपधारा और धारा 17 के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन से ऐसी संगठन अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा, मतलब गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज होना चाहिए। मतलब फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब सेक्शन एंड सेक्शन 17A, recognized welfare institution or organization means such institution or organization as may be recognized in this behalf by the state government। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसको ऑथराइज किया गया है कि वो इस तरह की संस्था है। उसकी में काम करने वाली महिला जो अथॉरिटी है, उस महिला सदस्य की उपस्थिति में ही उससे पूछताछ की जाएगी। वहीं क्लॉज 7 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1977 के उपबंध या आवश्यक किस धारा के अधीन किसी तलाशी को ऐसे ही लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन नारी द्वारा जारी की गई किसी वारंटी के प्राधिकार के अधीन के किसी तलाशी के लिए लागू होते हैं। मतलब इस पर CRPC के उपबंध ही लागू होंगे। मतलब CRPC ऐसा माना जाएगा कि CRPC के अंतर्गत ये तलाशी हो रही है, तो ये उसके अंतर्गत, मतलब CRPC में जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंतर्गत ही यहाँ पे तलाशी होगी, और यही माना जाएगा कि वो CRPC के अंतर्गत तलाशी हो रही है। तो दोस्तों आज हमने सेक्शन 8 से लेके सेक्शन 15 देखे। नेक्स्ट वीडियो में अपन सेक्शन 16 से आगे देखेंगे। आप इसको ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें और नोट्स बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।